अभी जो हम लोग जानने जा रहे हैं कौन सा क्रांति है? फ्रांसीसी क्रांति। ये कब हुआ था? 14 जुलाई 1789, है ना। ये अभी का बात नहीं है, अभी 2025 चल रहा है और ये 1789 था। कितना साल हो गया अगर घटाएंगे इसको तो 15 में 9 घटाएंगे 6 और 11 में 8 घटाएंगे तो 3 और यहाँ पे बच गया 9 में 7 घटाएंगे तो, है ना, कितना साल हो गया? 236 साल पहले का बात है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या बात हुआ होगा उस दिन? उस दिन बड़ी खतरनाक बात होता है। यहाँ या तो हम लोग दो ही चीज याद कर पाते हैं, सबसे अच्छा या तो सबसे खराब। बोला जाता है कि फ्रांस एक देश, ऐसा देश है जहाँ पे एक मॉन्यूमेंट पाया जाता है जिसका राजधानी कहाँ है? फ्रांस का राजधानी पेरिस है। बोलो रे, फ्रांस का राजधानी पेरिस। अब यहाँ पे एक टावर पाया जाता है जिसका नाम क्या है? एफिल टावर। जैसे हमारे भारत में ताजमहल फेमस है ना, चार मीनार फेमस है। उसके बाद और क्या क्या है? बहुत सारा मॉन्यूमेंट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना। उसके बाद और भी बहुत सारा है। हाथी गुफा कौन कौन जानते हैं? हवा महल कौन कौन जानते हैं? जानते हैं ना। चले, इसी तरीका से यहाँ पे एफिल टावर है। हम एडिट करके दिखा देंगे एफिल टावर दिखता कैसा, ऐसे तो जान ही रहे। चलो ठीक है। अब यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति होने का मेन रीजन क्या था? क्रांति का मतलब होता है लड़ाई करना, क्रांति का मतलब तो इसका मेन रीजन क्या था फ्रांसीसी क्रांति का? फ्रांसीसी क्रांति का मेन रीजन यही था कि सुबह में एक किला था वहां पे, बास्तिल का किला। कैसा किला? बास्तिल का किला। और वहां पे बताया जा रहा है कि एक फ्रांस नगर में आतंक का माहौल बना हुआ था सुबह सुबह का। कैसा माहौल था? आतंक का। जैसे मान लो कि रात में हम लोग अभी सोए हुए थे और सुबह ऐसा माहौल बना कि सब आतंक मतलब लड़ाई झगड़ा का माहौल। आतंक का मतलब लड़ाई झगड़ा का माहौल। अब जैसे जिस तरह से इन्वायरमेंट होता है आदमी उस तरह से ढल जाता है, समझ में आ गया ना। तो माहौल था, लेकिन वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे जो सेना प्रवेश किए हुए थे। अब कोई भी आदमी जाएगा तो उस माहौल में जाएगा तो वैसे बन जाएगा ना। तो वहां सेना का जो माहौल था, इसमें बताया जा रहा है कि शहर में प्रवेश किए और वह अफवाह फैल गई कि कैसा माहौल था? अफवाह फैले। जैसे हम कल पूछे थे अफवाह क्या होता है और अफवाह अलग अलग होता है। यहाँ पे हम पा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये अलग चीज है और ये जो है वो अलग चीज है। देखो खाली एक वो लेटर का अंतर हुआ, ये दोनों का दोनों अलग हो गया। समझ में आ गया ना। अफवाह का मतलब होता है जो बात जल्दी फैल जाए उसको बोलते हैं अफवाह, और झूठ बात जल्दी फैलता है ना। जैसे एक तुम लोग का ये आया होगा कि कोई एक कीड़ा है जो यहाँ बैठ रहा है, बाल कट गया, हाँ, तो ये अफवाह था। एक सेंटेड तेल वगैरह लगाना नहीं तो कुछ कीड़ा वगैरह बैठेगा पूरा बाले खा जाएगा। ऐसे ऐसे अफवाह मतलब हो रहा था। कुछ ऐसे था कि उल्टा करके कुछ सामान रखना नहीं तो वो हो जाएगा। ये क्या है? अफवाह है। इसी तरह से अफवाह फैला गया था। लगभग 7,000 वहां पे जेंट्स और औरतें दोनों मिल करके क्या किए, वहां पे इकट्ठे हो गए। कौन सा? टाउन हॉल में। कहाँ पे? टाउन हॉल में। टाउन हॉल जैसे हम लोग का एक सिटी है वैसे वहां का भी एक सिटी होगा पेरिस में। उस तरीका से यहाँ पे गए और वहां पे जन सेना का गठन किया गया। जन सेना मतलब समझते हैं? जन किसको कहते हैं? जन मतलब लोग। कभी कभी बोलते होंगे एक जन, दो जन, तीन जन, ये क्या है? जन मतलब लोग, है ना। उसके बाद बोला जा रहा है कि वहां पे जो है हथियारों की खोज में अनेक सरकारी भवनों में जबरदस्ती घुसने लगे। अब देखो सेना बन गए, अब उसको क्या चाहिए? हथियार थोड़े ना अपना घर में है। सरकारी भवन में जबरदस्ती घुसने लगे। अब जैसे मान लो कि किसी को भूख लगा हुआ है ना, बहुत दिन से खाया नहीं है। अब जहाँ पे उसको मिलेगा ना पहले उठा के खा लेगा, बाद में बोलेगा कि फैसला बाद में करो, पहले खाना है। क्योंकि भूख जो है किसी से मतलब समझता नहीं है। भूख बड़ी अजीब चीज होता है, समझ में आ रहा है ना। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, कोई भी हो। उसके बाद है हजारों लोग एक समूह में पेरिस के पूर्वी भाग की ओर चल पड़े जहाँ पे बास्तिल का किला था। कैसा था? अब बास्तिल का किला में पूरा गोला बारूद भरा हुआ था। बास्तिल का किला में क्या हुआ था? अब वो लोग को क्या चाहिए था? हथियार चाहिए था। अब हथियार चाहिए तो वहां पे क्या किए? गोला बारूद सब उठा लिए और पता चला कि बास्तिल का किला भी ध्वस्त कर दिए। यानी कि आतंक का अगर माहौल है, पता नहीं चलेगा कि मतलब कौन आए हैं। तो यहाँ पे लगभग 7,000 लोग थे। एक आदमी छोड़ो, कितना था? 7,000 लोग थे और वहां पे आतंक का माहौल बना दिए और जितना बंदूक गोला बारूद था सब उठा लिए और जो किला था वो भी तोड़ के
चले गए। ये मतलब समझ लीजिए कोई तरह का नियम नहीं चल रहा था। जैसे भी भारत में नियम है, चाइना में नियम है, पाकिस्तान में नियम है, सब जगह नियम है, लेकिन पहले उस तरह नहीं था। पहले का जो सरकार था वो अजीब टाइप का करता था, इसीलिए कभी कभी सरकार को भी बुलाया जाता है। यहाँ पे भी जो लास्ट में आप सुनिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिलने की संभावना थी, हथियारों को कब्जा कर लिया, बास्तिल का किला, जो कमांडर मारा गया, वहां का जो हेड था उसको क्या बोला जाता है? कमांडर। क्या बोला जाता है? उस कमांडर को मार दिया सर, और जितना कैदी था सबको छुड़ा दिया। और कैदी भी किस में बदल गए? सेना में। कैदी भी किस में बदल गए? चलो कि अब हम भी मारेंगे, बहुत दिन से बंद थे, है ना, हाथ पैर पूरा जंग लग गया, थोड़ा सुधारते हैं। कैदी लोग क्या बोलेगा? ऐसे ना बोलेगा। चले 7,000 से और भी ज्यादा हो गए। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सम्राट की निरंकुश शक्ति प्रतीक होने के कारण लोग बास्तिल के किले में घृणा करते थे। अब ये निरंकुश मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? बार बार बताते हैं, निरंकुश मतलब क्या होता है? इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा निर्जोड़ अंकुश। क्या हो जाएगा? और अंकुश का मतलब होता है बाधा। अंकुश का मतलब बाधा, निर मतलब नहीं, जिसमें बाधा नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निरंकुश सरकार। क्या बोलेंगे? अब कोई तरह का बाधा है ही नहीं, तो वहां पे आतंक का माहौल तो बनेगा ही बनेगा, बनेगा ना। तो वहां का सम्राट था निरंकुश। और उसके बाद बताया जा रहा है कि इस लोग ने मतलब जितना भी अवशेष सामान बचा हुआ था वो बाजार में क्या किया? बेच दिया। ये तो पहला घटना होगा, और खाने वाला घटना अलग है ना, जान रहे थे आप लोग शायद। और इस मतलब ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह को संजो कर रखना चाहते थे। यानी कि जैसे ताजमहल हम लोग संजो के रखे हुए ना, बनाया तो अजीब तरह से, हम जानते हैं लगभग 20,000 हाथ मतलब लोगों को हाथ कटवा दिया वो, जो कि गलत है। ये सोच करके कि वहां पे दोबारा कोई ताजमहल ना बनाए। उस तरीका से इस घटना में कई दिन तक पेरिस में देश के देहाती क्षेत्र में भी सेना। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? यहाँ दुकान नहीं है। देहाती क्षेत्र में सेना और नागरिकों के बीच में कई संघर्ष हुए, है ना। मतलब देहाती क्षेत्र समझ में आते हैं, गांव ग्रामीण के लोग। किसके लोग? और सेना। अब देखो सेना और गांव के लोग में लड़ाई हो रहा है, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है कि अधिकांश नागरिक जो है पावरोटी की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण क्या किया? पावरोटी समझते हैं? अरे ब्रेड जो हम लोग चाय में डाल के खाते हैं, कभी बनते हुए देखिए वो कैसे बनता है? हम बोले ना कि भोग बड़ी अजीब चीज होता है, तो ये लोग को पता चला कि यहाँ पे पावरोटी बन रहा है, पूरा पावरोटी को जाकर के उठा लिया और जितना खाना था खा लिया, जितना फेंकना था। कोई तरह का वहाँ पे नियम कानून नहीं चल रहा था। वहाँ का जो सरकार था, अच्छा पावरोटी में कोई वृद्धि करता है? हम बताया ना कि बाजार में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो इकोनॉमिक्स कहता है कि जब कोई भी वस्तु का दाम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो है उत्पादन घट रहा है। उत्पादन क्या है? घट रहा है। और तभी उसका दाम बढ़ता है। नहीं तो उत्पादन ज्यादा हो गया तो दाम क्या हो गया? घट गया। ये सुने होंगे। टमाटर कभी कभी 200 रुपए किलो, इसका मतलब क्या? कोई उत्पादन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए उसका इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ा जाता है कि जिसका उत्पादन कम हुआ उसका दाम। अब देखो भूखे के लिए बहुत ज्यादा हो गया तो पावरोटी भी बढ़ गया, जिसको कोई नहीं पूछता है। हम लोग कब खाते हैं इसको? सुबह सुबह में कि दोपहर में भूख लगा रही लाओ, उसमें तो कुछ और होता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? वहां का जो सम्राट था, ठीक है, इस घटनाक्रम में आरंभिक कड़ियों के रूप में देखा कि परिणति यहाँ पे सबका ज्यादा से ज्यादा बोधरेशन किस में जाएगा? राजा पे जाएगा कि तुम्हारे होते हुए इतना सारा काम कैसे हो गया। और वहां का राजा कौन था? लुई 16वां। किसको? लुई 16वां बोलेंगे जब याद रखेंगे ऐसे, लुई 16वां। क्या? ये लोग का नाम बिना पात्रा का रहता था। जे नाम आया समझ में रख दो, है ना। अभी नाम हम लोग सोच के रखते हैं क्या नाम रखेंगे, बचवा बड़ी मस्त लग रहा है, समझ में आ रहा है। पहले नहीं, जे मन आया सब रख दिया। लुई 16वां ये कोई नाम है? जो भी होगा अच्छा है। उस समय अधिकांश लोगों ने परिणाम की उम्मीद नहीं थी। यह क्यों और कैसे हुआ? तो देखिए 18वीं सदी का जो है फ्रांसीसी साम्राज्य बनना था। कितना रे? और वहां पे 1774 में फ्रांस का शासक बना कौन? लुई 16वां, ठीक है। और उस समय वह केवल 20 साल का था। कितना साल का? 20 साल का। अब 20 साल का जो बच्चा है, बच्चा ही बोलेंगे ना, वो राजा कभी बन सकता है? आपको बता दें कि पहले चलता था राजतंत्र। क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। अब राजतंत्र में आप कितना भी काबिल हैं,
राजा का बेटा ही और ये तब भी चल रहा था महाभारत में भी। अर्जुन जो है बोला जा रहा था कि सबसे धनुर्धर था, यानी कि तेज था धनुष बाण चलाने में, उसके सामने कोई नहीं टिकता था, यहाँ तक कि कर्ण भी नहीं। कर्ण तो एक अलग योद्धा था, सूर्य का बेटा था वो, है ना। और वहां पे वो भी नहीं चला। लेकिन आपको बता दें कि अर्जुन को भी टक्कर देने वाला एक आदमी था जिसका नाम था एकलव्य। क्या नाम था? एकलव्य। ये कहानी हम बताए हुए हैं, आप सुन सकते हैं। तो एकलव्य क्या था कि वो बिना देखे दूसरे और बाण छोड़ता और मार भी देता। कुत्ता आया था एक बार भौंकने के लिए, तो वो 4 तीर छोड़ा उसके मुंह में थोड़ा सा भी उसको खरोंचने लगा और चारों तीर लेकर के वहां चला गया। तो गुरु द्रोणाचार्य को बड़ी दुख हुआ कि अब जो है अर्जुन को टक्कर वाला आदमी आ गया। तो ये क्या किए पता है? क्योंकि ये चोरी करके विद्या लिया था। जैसे मान लो कि पहले का समय क्या था कि राजा का बेटा को हम लोग को पढ़ाएंगे, पहले का था, ये रणनीति थी। बाकी जो शूद्र हो गए, है ना, ये हो गए, वो सबको नहीं हम पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको फिर गुरु दक्षिणा कम मिलेगा। तो बोला कि तुम चोरी किया है विद्या को, तो तुम गुरु दक्षिणा देना चाहोगे? बोले क्या चाहिए बताइए। तो हम लोग तीर धनुष अगर चलाएंगे किससे चलाएंगे? अंगूठा से। बोला अंगूठा लाओ। समझ में आ रहा है? क्यों अंगूठा? इसलिए शायद मांगा गया होगा, ये कंफर्म भी नहीं बोल सकते हैं, कि अर्जुन को सबसे वीर और धनुर्धारी बनाना है। समझ में गया? तो एकलव्य बिना सोचे, क्योंकि गुरु मांगा है ना, तो बोला लो अंगूठा काट के दे दिया। नहीं तो एकलव्य भी कम नहीं था, और महाभारत युद्ध में ये भी लड़ा था। समझ में आ रहा है? लेकिन ये कोई राजा का बेटा नहीं था, एक सामान्य आदमी का बेटा था। समझ में आ गया? तो टैलेंट सबके अंदर होता है, ये भी था। उसके बाद बताया जा रहा है ना कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, आप कोई बताएंगे ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रेलिया पूछेगा कोई तो बोलिएगा कैनबेरा। क्या रे? कैनबेरा। और ऑस्ट्रिया कोई पूछेगा तब? ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो है वियना। क्या है रे? वियना। वहाँ की एक राजकुमारी है। क्या है? राजकुमारी। इसका भी नाम पढ़े नहीं आ रहा हमको। वहाँ की जो राजकुमारी है प्रिंसेस, है ना। अच्छा एक और भी लगा दी है, मेरी एंटोइनेट। ये देखो, पता नहीं कैसे नाम वहाँ पे रखा गया होगा, है ना, इनका नामांकन कैसे किया होगा। तो मेरी एंटोइनेट, एक बार बोल के दिखाओ रे। मेरी एंटोइनेट। तो तुम लोग बोल ली एंटोइनेट। उसको जो है शासन की बागडोर संभालते हुए राजकोष खाली पाया गया, है ना। बोला जाता है कि जिस जगह पे उसको मैरिज किया गया तो उसका भी राजा वही बन गया। कौन? जो मैरिज किया। दीर्घकालिक में युद्ध के कारण फ्रांस का वित्तीय संसाधन समाप्त हो चुके थे। बहुत ज्यादा युद्ध कोई करेगा तो गोला बारूद रहेगा, बंदूक रहेगा, सब खत्म हो गया। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, दीर्घ मतलब रे बड़ा। तो दीर्घकालिक मतलब बहुत लंबा समय तक युद्ध चला, है ना। उसके बाद बताया जा रहा है कि लुई 16वां के शासनकाल के दौरान फ्रांस ने अमेरिका में 13 ब्रिटिश उपनिवेश को साझा शत्रु ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने की मदद की थी। यानी अमेरिका भी इसको क्या कर रहा था? हेल्प कर रहा था। क्या कर रहा था? इस युद्ध के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज चढ़ गया। कितना रे? 10 अरब। 10 अरब। इतना लड़ा, इतना खाया पिया, इतना मारपीट किया कि इतना कर्ज हो गया। फिजूल खर्च भी था ना। उसके बाद क्या बताया जा रहा है? सरकार से कर्जदाता का इतना मांगने लगा। कितना? 10%। कितना रे? 10%। अब समझ में आ रहा है इन लोग को कि जितना खाना था खाया, एकदम चोरी करके बास्टिल किला उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया। अब 10%। कितना? 10 अरब का। कितना रे? 10 अरब। 10 अरब का 10% कितना आएगा पता है किसी को? करोड़ों में आएगा। आप भरो सब, है ना। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का बड़ा हिस्सा प्रतिदिन बढ़ते जा रहे कर्ज को क्या कर दिया? चुकाने में लगा दिया, और वो मजबूर हो गया खर्च करने में। सेना के रख रखाव में, राज दरबार में सब लोग जो है परेशान हो गए। इतना बड़ा रकम है, छोटा मोटा है, बहुत बड़ा है। अब जो है 1789 के पहले फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के बीच प्राचीन मतलब पुराना राजतंत्र का प्रयोग किया गया। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है कि फोटोज में, देखिए सामने वहां फोटोज में कुछ दिख रहा है कि एक आदमी यहाँ पे टैक्स देने आया। पहले भी टैक्स चलता था। क्या चलता था? टैक्स देने आया, और यहाँ पे राजा यहाँ पे बैठा हुआ है। कुछ फिगर को देखिए और बताइए कि क्या क्या लिखा हुआ, कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे। जैसे पहला का कौन सा लोग है? कुलीन वर्ग। कौन है? सबसे पहला जो अगर आता है तो प्रथम स्टेज के पादरी वर्ग आते हैं। कौन रे?
प्रथम स्टेट में अगर आते हैं कोई तो पादरी वर्ग आते हैं, दूसरा में अगर आते हैं तो कौन आते हैं? कुलीन। द्वितीय स्टेट में कुलीन आते हैं। समझ में आ गया? अब ये कुलीन वर्ग क्या है, उससे नीचे वाले क्वालिटी के हैं। तीसरे में आ जाते हैं बड़े व्यवसायी। क्या आ जाते हैं? व्यवसायी समझते हैं? नहीं, व्यवसायी का मतलब होता है बिजनेसमैन। व्यवसायी का मतलब बिजनेसमैन होता है। समझ में आ गया? उसके बाद नीचे अगर कोई आता है तो कृषक वगैरह आता है। कृषक मतलब किसान। उसके बाद अगर कोई आता है तो छोटे किसान या मजदूर या भूमिहीन नौकर। उसके नीचे कौन आ गया? मजदूर आ गया। तो इस तरीका से ये जो है वर्ग बांटा गया था, और यहाँ पे सबको देना था 10 अरब का कितना? 10%। बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब आते हैं हम लोग जीने का संघर्ष। इसमें थोड़ा जानते हैं। अब इतना सारा जब जीविका उत्पन्न हुआ, संकट उत्पन्न हुआ, तो कैसे जिएगा आदमी? आदमी तो खाना नहीं छोड़ेगा। खाना छोड़ेगा क्या? नहीं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जीने की संघर्ष में 1715 में फ्रांस का कुल जनसंख्या 2.3 करोड़ था। कितना रे? 1715 ईस्वी में फ्रांस का जो जनसंख्या था 2.3 करोड़, यानी 2 करोड़ 3 लाख था। 2 करोड़ 3 लाख था। अब ये देखो तुरंत कितना बढ़ गया। कोई बता सकते कितना बढ़ा? 2.8 करोड़, यानी 2 करोड़ 8 लाख हो गया। ये जनसंख्या बढ़ गया ना। पहले तो था 1715 ईस्वी में। अब 1715 से जैसे 1789 हुआ तो 3 लाख जो है बढ़ गया। अब 3 लाख कम होता है? 3 लाख नहीं रे, 5 लाख बढ़ा। कितना लाख बढ़ा? 2.3 में 2.8, इसको घटाएंगे तो 5 आएगा ना। अब इसमें से है कि अनाज का उत्पादन उपेक्षा की मांग काफी तेजी से बढ़ गई। अब देखो इकोनॉमिक्स यहाँ भी काम कर रहा है कि अगर अनाज कम हुआ तो इसका क्या होगा? कीमत बढ़ जाएगा। आप लोग पढ़िएगा कभी भी कि जाकर के मांग किसे कहते हैं? डिमांड। ठीक है? तो मांग और उत्पादन में क्या मतलब रिलेटिविटी है वो समझ में आएगा। फिर जीडीपी, जीएनपी सारा चीज समझिएगा, है ना। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है? तो यही कारण है, महामारी हो गया, बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गया। अभी आपको पता है कि हमारे भारत में कितना जनसंख्या है? 150 करोड़ है। कितना है? ये 2021 की जनगणना के अनुसार। अभी तो और हो गया होगा। अभी बता दीजिए कि जितना जनसंख्या है ना, अभी क्या प्रॉब्लम है कि सारा का सारा जनसंख्या के कारण इतना वैकेंसीज निकलता है, लेकिन फिर भी गिने चुने लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है कि दिमाग आपको एकदम तेज तरार चाहिए। कोई भी संस्था या कोई भी चीज जो जगह है, आपको वही लेना चाहेगा जो आप तेज तरार होंगे तब, यानी हर काम को आप हैंडल कर लें। यहाँ से एक रेलवे का जिनका जॉब हुआ, एसटी में आते हैं वो भी, तो हुआ क्या कि उनका एक जगह जॉब लगा रेलवे में, एक डिपार्टमेंट है, लेकिन संभाल कितना रहे हैं वो? लगभग 4 डिपार्टमेंट। क्यों? टैलेंट का कमी है। जो निकाल पाया उसी को नौकरी देगा। अब बोला कि आप 4 डिपार्टमेंट संभालो, आपका जो है ना वो बढ़ोतरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप में टैलेंट है। समझ में आ गया? तो अभी के टाइम में ऐसा नहीं है कि किसी के पास टैलेंट नहीं है, स्किल का कमी हो गया। क्या चीज का? स्किल। ये क्या है हमारा? ये स्किल है कि जो हम बता रहे हैं ये तो है ही, आप तो सीख ही रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो देखेंगे वो भी सीख जाएंगे। ये क्या है हमारा? स्किल, जिसको सोशल मीडिया कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं कि क्रांति का शुरुआत जो है पिछले भाग में जो पढ़े हैं उसका मेन रीजन क्या है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे पेज नंबर 5 से।